गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट बीए चैप्टर नंबर 4। इसमें हमने इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसमें हमने लीनियर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन देखा था कि लीनियर ऑर्गेनाइजेशन को हम किस तरह से बनाते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है। दूसरा ये हमारा लेक्चर नंबर 43 होगा, क्योंकि 42 नंबर का जो लेक्चर है वो ऑलरेडी लीनियर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरा हुआ है। तो देखते हैं कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या दिया हुआ है। मीनिंग में देखते हैं, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन गिव मोर इम्पोर्टेंट टू द डिपार्टमेंट देन वर्क। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में क्या था कि उन्होंने डिपार्टमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था काम के कंपैरिजन में। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट लिमिटेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। और यही लीनियर जो स्ट्रक्चर था, ऑर्गेनाइजेशन था, उसके सबसे बड़ी लिमिटेशन यानी कमी थी। कीपिंग दिस लिमिटेशन इन माइंड द वर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस। इसी लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए हमने काम को जो बेस करे यानी जो वर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन था उसको हमने एग्जिस्ट किया। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ बैक टू स्पेशलाइज्ड वर्क as the stress is more on the department and the less on function। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में क्या था कि स्पेशलाइजेशन की कमी थी, जिसके कारण है ना डिपार्टमेंट में स्ट्रेस ज़्यादा था, काम में कम था। According to linear organization, according to linear organization, organization is structured. The administrator and the officers in one unit have performed many kind of task। linear organization में क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटर या जो ऑफिसर था ना वो एक से ज़्यादा टास्क में इन्वॉल्व होते थे, परफॉर्म करते थे। इट इज़ ऑब्वियस ऑल ऑफ देम आर नॉट एक्सपर्ट इन ऑल द वर्क वेराइटीज़। और ये सिंपल सी बात है कि एक ही पर्सन अलग अलग कैटेगरी के जो काम है उसमें कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं सकता या वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता। यानी कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर काम के लिए ही परफेक्ट माना जाता है, और अगर वही व्यक्ति सभी कामों को अगर अपने तरीके से करने लगे तो जो हमने सोचा है वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। Hence the structure is formed in which expert with specialized knowledge is given special responsibility in a particular unit। इसीलिए लीनियर ऑर्गेनाइजेशन के सारे लिमिटेशंस को हटाने के लिए हमने स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट जिनके पास अच्छी खासी नॉलेज हो उनके फील्ड से रिलेटेड ऐसे लोगों को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा, विच इज़ कॉल्ड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। और इसी को हमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहा। एक बार वापस मैं बता देती हूँ कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन क्या होगा। A structure is formed in which the expert with specialized knowledge is given special responsibility in a particular unit which is called functional organization। तो ये था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, ठीक है, तो आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल ऑफिसर विल लुक आफ्टर द रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन एट्सेट्रा इन द पर्टिकुलर यूनिट। जैसे कि पर्सनल जो ऑफिसर होता है उसका क्या काम होता है, तो रिक्रूट करना, यानी जो भी वैकेंसीज है, जो पोस्ट खाली है उसके लिए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना। अगर लगे कि एक यूनिट में ज़्यादा एम्प्लॉय है तो उसको दूसरे यूनिट में ट्रांसफ़र करना। कोई पर्टिकुलर पर्सन बहुत अच्छा काम करके दे रहा है तो उसको नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट करना। ये सारा काम किसका होता है, पर्सनल ऑफिसर का होता है। अब देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन गिव स्पेशल इम्पोर्टेंस टू वर्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन किसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, तो काम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी यहाँ पे काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं डिपार्टमेंट के कंपैरिजन में। इन दिस स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इज़ नॉट डन अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट बट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क। यहाँ पे डिपार्टमेंट के हिसाब से काम नहीं होता बल्कि किसके हिसाब से काम होता है, नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से। फॉर ईच काइंड ऑफ वर्क डिफरेंट एक्सपर्ट आर अपॉइंटेड। हर एक स्पेशल वर्क के लिए, काम के लिए हम जो डिफरेंट जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट देते हैं।
Such a expert are not only advisor, they are also administrative head who are fully responsible to the task assigned to them. वो सिर्फ अपने फील्ड के एक्सपर्ट ही नहीं होते, ना सिर्फ एडवाइज़र होते, बल्कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होते हैं जो पूरी तरह से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं कि उनको जो भी काम दिया गया है वो सही तरीके से कंप्लीट हो. For example, the purchase officer is fully responsible for all types of purchase related work. जैसे हमने किसी परचेज ऑफिसर को अगर आपने अपॉइंट किया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि वो ऑल टाइप के परचेज से रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसको ध्यान में रखें. द आइडिया ऑफ दिस स्ट्रक्चर कैन बी बेस ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फिगर. यहाँ पे फिगर दिया है जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि इसका फॉर्मेशन. लीनियर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था तो देखा वो बहुत ही ईजी था समझने में. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन आई होप कि अगर आप समझोगे तो इसे बना पाओगे. ओके, तो आज हम इसको साथ में ही देख लेते. सिर्फ आपको देखो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन दिया था तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. और उसके नीचे दिया है चीफ ऑफिसर. ठीक है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे उसमें लीनियर था उसी तरह से यहाँ फंक्शनल होगा. और उसके नीचे कौन होगा, उसमें हमने देखा था बीओडी थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. यहाँ पे कौन होगा, तो यहाँ पे चीफ ऑफिसर होगा. ओके, ओके, तो चीफ ऑफिसर के नीचे ना दो डिपार्टमेंट है यहाँ पे हम देख रहे हैं. एक है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड सेकेंड वन है फैक्ट्री डिपार्टमेंट. एक यानी एडमिन का वर्क जो मैनेजमेंट के काम करेंगे और दूसरा जो फैक्ट्री जो प्रोडक्शन एरिया है वहाँ की देख रेख करेंगे. तो एडमिन डिपार्टमेंट में कौन से लोग हैं, तो पहला है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर. ओके, जो इन्फॉर्मेशन मार्केट से कलेक्ट करेंगे और पब्लिक के साथ एक बेटर रिलेशन बनाने का काम करेंगे. दूसरा होगा डिसिप्लिन ऑफिसर, यानी एडमिन डिपार्टमेंट से लेके जो फैक्ट्री डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम करेंगे. थर्ड ऑफिसर होगा अकाउंट ऑफिसर, जो अकाउंट से रिलेटेड सारे मैटर्स को देख रेख करेगा. फोर्थ वन होगा गाइडेंस ऑफिसर और डायरेक्शन ऑफिसर, जो कहीं भी कोई किसी तरह की मिस्टेक हो रही है या कोई गलती हो रहा है तो वहाँ उस गलती को सुधारेगा और उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करेगा. और नेक्स्ट आता है फैक्ट्री डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे सबसे पहले होता है ग्रुप ऑफिसर, यानी एक यूनिट एक टीम बनेगी उसका जो ग्रुप ऑफिसर होगा. फिर टाइम ऑफिसर, इस काम को कितने देर में कौन कैसे किस तरह से करेगा. फिर एक क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, क्योंकि प्रोडक्शन करते समय क्योंकि यहाँ पे काम का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसलिए यहाँ ये हो सकता है कि जो प्रोडक्शन में हम जो प्रोडक्ट बनाने का काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाए. क्योंकि हम जल्दबाजी में काम करेंगे तो सिंपल सी बात है कि जो रूल्स है बेसिकली उसको हम फॉलो नहीं करेंगे. तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर इसीलिए रखेंगे ताकि वो चीज़ों को मैनेज कर पाए. और फिर मेंटेनेंस, यानी क्योंकि ये प्रोडक्शन हो रहा है तो सिंपल सी बात है वहाँ पे मशीनरीज भी होंगी और मशीनरीज जो अगर कोई प्रॉब्लम होता है ख़राब हो जाती है तो उसको मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस ऑफिसर रखेंगे. और अब ये देखोगे आप तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि हर एक ऑफिसर सबके लिए रिस्पॉन्सिबल. देखो ये ग्रुप ऑफिसर यहाँ गया, फिर ये है टाइम ऑफिसर, फिर थर्ड है क्वालिटी ऑफिसर और जो हमारा थर्ड नंबर था. इस तरह से ये सारे को हमको यहाँ पे ऐड करना है और इन सारे को आपको कहाँ लाना है, यहाँ पे. ओके, क्लियर हो रहा है कि किस तरह से हमने बनाया. तो दोनों में याद रखना है एडमिन डिपार्टमेंट के नीचे काम करने वाले लोग कौन से होंगे, तो वो होगा ऑफिसर्स. ठीक है, और इसमें कौन होंगे, तो इसके अंदर होंगे वर्कर्स. ठीक है, तो आई होप कि आपको फॉर्मेशन और जो स्ट्रक्चर है थोड़ा क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया है. इन दिस वर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन द सुप्रीम पावर रेस्ट विद द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. वहाँ पे आपने देखा कि लीनियर ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि उसमें हायर पावर जो होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर होती है, वो किसके पास होता था, बीओडी के पास, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास. जबकि यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर होगा वो किसके पास होगा, सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास. As per the chart is given above, the unit can divided into two parts. जैसे कि ऊपर हमने फॉर्मेशन देखा उसमें हमने देखा कि यहाँ पे कितने पार्ट्स थे, 2 पार्ट्स थे. ईच यूनिट हैज़ ओन लिस्ट
ऑफ एक्टिविटी, दोनों डिपार्टमेंट के पास अपने अपने काम की लिस्ट थी। एंड वर्क कैन बी सेम वे असाइन टू द डिफरेंट ऑफिसर, और उसी तरह से हमने अलग अलग ऑफिसर्स को उनकी कैपेबिलिटी, उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमने काम दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस ईच ऑफिसर कैन गिव वन ऑर्डर टू द एम्प्लॉय अंडर हिम परफॉर्म द टास्क। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में देखा कि उनके नीचे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे उसको वो क्या करेंगे, ऑर्डर प्रोवाइड करेंगे टास्क परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट आता है, इन दिस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट इज शुड बी कंसिडर्ड दैट नॉट अ सिंगल वर्क रिमेन अनअसाइंड एंड एट द सेम टाइम नॉट अ सिंगल वर्क असाइन टू इस तरह के फॉर्मेशन बनाने का एक ही रीज़न होता है कि कोई भी काम बाकी ना रह जाए और कोई भी काम का रिपीटेशन ना हो। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट इन विच देयर इज अ मोर वेराइटीज टू बी सीन इन अ वर्क, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है तो इसमें क्या होता है कि हमें बहुत सारे वेराइटीज़ देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जिससे हर एक पर्सन ना कहीं बहुत ही अच्छी तरीके से काम करने के लिए कैपेबल होता है और उनकी जो वेराइटीज़ होती है वो हमें देखने को मिलता है। एंड दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज़ मोर फेवरेबल, और इसीलिए लीनियर के कंपैरिजन में इसे ज़्यादा फेवरेबल माना गया है। तो आज हम अपना ये टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।